अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पंजाब के हवाले से पुरएतमाद नजर आ रही नून लीग ने अब पीपल्स पार्टी की समझे जाने वाली फील्ड यानी सिंध और बलूचिस्तान में जगह बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। 14 नवंबर को नवाज शरीफ बलूचिस्तान जाएंगे, जहां 20 अहम सियासी शख्सियात की परवाज़ नून लीग के प्लेटफॉर्म पर उतरने का इम्कान है। बाप से भी इत्तेहाद का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सिंध में भी तकरीबन MQM JUI फंक्शनल लीग से बात फाइनल राउंड में है। हुक्मरान दोस्त, आइन से काम नहीं चलेगा। कि इस बात को मशरूत करें आप कि जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट ना हो, आम इंतखाबात पाकिस्तान में ना हो। सी जो है वो PFC को NFC के साथ मशरूत किया जाए। जहाँ तक मुमकिन हो इलेक्शन से पहले हम इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करें, मिसाके जमहूरियत को आगे बढ़ाएं और मिसाके मईशत करें। आपस हमारे दरमियान सीटों की तकसीम पे कोई बात नहीं हुई। हम नए निज़ाम अदल पे भी बात कि जजेस की जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, बहुत जरूरी। जजेस की तकर्री का तरीकाकार, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स, फिर एक अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर है। अकाउंटेबिलिटी का ये जो नैब का कानून है, हम इसको तस्लीम नहीं करते और हम एक कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा लेके हमारी कोशिश होगी कौम के सामने आए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन से पहले इक़्तिदार के लिए लड़ाई का वक्त भी हुआ चाहता है। दोनों पार्टीज़ की जो 40 साल तारीख है वो भी यही है। बस ब्रेक सिर्फ मुश्तरका सियासी दुश्मन इमरान खान की वजह से लग रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता पुराने ट्रैक पर गाड़ी डाली जा रही है। ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बदकिस्मती से जिसकी भी अदम तवज्जुगी है, मैं उसकी तरफ उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खंडर बना है। तो दहाइयों में इस पे तवज्जो नहीं दी गई और जो एशिया का रोल मॉडल शहर होना चाहिए था, वो जो उसका हाल है, आप लोग उसको खुद से भुगत रहे हैं। आज PMLN के एक लीडर मेरे एक मोहतरम है, मैंने कहा मेरे मेहमान भी थे, काबिल इज्जत है, वो कह रहे थे सिंध का हाल जो है वो बहुत बुरा हाल है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, जिन लोगों को पंजाब में हुकूमतें मिली और हुकूमतें भी बड़ी मजबूत और फुल ब्लेसिंग के साथ मिली, उन्होंने एक हॉस्पिटल तक पंजाब में नहीं बनाया। 2018 में नाअहल थोपा गया और हम नहीं चाहते कि 2024 में इस तरह के लोग, चाहे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो थोपे जाएं जिनका इंटरेस्ट मुल्क में नहीं हो। इस बार अवाम की राय चलेगी, इस बार अवाम का वोट चलेगा और अवाम के वोट और अवाम की राय के बाद ना कोई नाअहल दोबारा इस मुल्क पे थोपा जा सकेगा, ना कोई ऐसा शख्स मुल्क पे थोपा जाएगा जो कि हर मुश्किल घड़ी में अवाम से दूर हो। PMLN का मुझे एक भी ऐसा इक़्तिदार नहीं है कभी फ्री इलेक्शन में PMLN को इक़्तिदार मिला हो। हमेशा जब भी धांधली हुई, धांधली की शुरुआत हुई, धांधली की पैदावार हुई, तो आपको PMLN इक़्तिदार में नजर आएगी। अच्छा नाज़रीन, ज़्यादा वक्त तो हुआ नहीं है कि जब पीपल्स पार्टी के स्टेज पर मरियम साहिबा थी और दोनों जमातें एक दूसरे के साथ इल्ज़ाम की सियासत न करने का ऐलान कर रहे थे, वो भी याद कर लें। आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे, लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला इज्जत करेंगे एक दूसरे की। सदर जरदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील किया कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। तो नाज़रीन, इस वक्त मुझे खुर्रम रोखड़ी साहब IPP से, मोहम्मद हुसैन साहब MQM से और साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मोहम्मद हुसैन साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो इत्तेहाद बना है ये नहीं दोनों के दरमियान, मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान बना है। तो सर, आज मुस्लिम लीग नून और MQM क़यादत की दूसरी मुलाकात हुई है। कराची में इंतखाबी इत्तेहाद हो रहा है, ये तो कन्फर्म हो गया है, लेकिन सीट्स की तकसीम पर अभी तक बात नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, MQM को कराची में सीट्स की तकसीम की ज़रूरत पड़ेगी? मोहम्मद हुसैन साहब। देखें, ये इलेक्शन जब कभी भी आते हैं, हर सियासी पार्टी दीगर सियासी पार्टियों से राब्ते करना शुरू कर देती है, अपनी फील्ड सेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि MQM की भी ये तारीख रही है कि हमने कभी भी इलेक्शन में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं किया, लेकिन सीट एडजस्टमेंट MQM ने हमेशा की है। और अभी भी जो हमारी बात इनसे चल रही है, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात चल रही है। और आगे के जो मंसूबे हैं मुस्लिम लीग नून के अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है तो आगे उसकी क्या प्लानिंग है
सियासत किस तरीके से करेगी। तो ये सारी चीजें अभी बैठकर, अभी ये समझ लीजिए कि बर्फ पिघल रही है, इनिशियल स्टेज के ऊपर ये सारी डिस्कशन है। हम उनके पास गए, वो हमारे पास आए। अभी इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद भी कई हमारी उनकी सिटिंग्स होंगी और उसके बाद जाके फिर मामला जो भी तय होंगे हुसैन साहब, एमक्यूएम को इस चीज का अंदाजा तो होगा ना, आइडिया तो होगा। अगर सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी तो सर कराची में कितनी ऐसी सीट्स हैं जहां पर नून लीग को एडजस्ट किया जा सकता है? देखें, सीट एडजस्टमेंट का जब कभी भी किसी भी सियासी पार्टी से फार्मूला बनता है तो वो उसके ऊपर बनता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मिसाल के तौर पे हमारा सीट एडजस्टमेंट का कोई तरीकेकार, कोई फार्मूला मुस्लिम लीग नून से बनता है, तो फिर यही तरीकेकार हो सकता है कि जहां पर माजी में वो वोट ज्यादा लेते रहे हैं, हमारे वोट कम हमें मिले, तो हो सकता है कि उनको हम प्रेफरेंस दें, और जिन सीटों पर हम नंबर 1 रहे हैं या हम नंबर 2 रहे हैं तो फिर वो हमें प्रेफरेंस दें। यही एक तरीकेकार है सीट एडजस्टमेंट का। सही सही। खुरम रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर कि नून लीग का एमक्यूएम से इत्तेहाद हो गया है, जीडीए से भी तकरीबन बात रही है, मियाँ साहब मंगल को बलूचिस्तान जा रहे हैं, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि 20 अहम शख्सियात हैं जो कि शामिल होने जा रही हैं, नून लीग का हिस्सा बनने जा रही हैं। तो ये जो नून लीग की शमा के आसपास परवाने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं? नहीं, राय जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है ना, उसका ये हिस्सा है। अच्छा, यानी ये आपको ये चीज़ होती हुई नज़र आएगी, फिर होती हुई नज़र आएगी। और हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है कि एक वैक्यूम जब क्रिएट होता है तो उस वैक्यूम में जो अपने आप को दुरुस्त तरीके से फिक्सन कर गया, अपने आप को जिसने उस टाइम के ऊपर अच्छा उसने इनिशिएटिव ले लिया या व्हाटएवर, तो ये चीज़ें चलती हैं। हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि प्रेजेंट सिचुएशन को हम देखते हुए हम ये देखें कि पाकिस्तान जिस हालत में खड़ा है, हम सारी पार्टीज मिल के इस क्राइसिस से इसको निकालने का जो एक अच्छा अमल शुरू हो चुका है, हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो एमक्यूएम अगेन एक आज़ाद जमात है। जो मैंने आपसे सवाल किया था कि अपॉर्चुनिटी अवेल की जा रही है या अवेल करवाई जा रही है, नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि खुद ही अवेल कर रहे हैं। ये अवेल होती है। अच्छा। जो भी इस जगह के ऊपर, अभी जैसे हम लोग आए IPPI, अगर हम ना आते तो हमारी तरफ लोग क्यों आते? हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म मुहैया किया, तो वो लोग जिन्होंने पॉलिटिक्स करनी थी और जो एक शदीद क्राइसिस का शिकार हुए, तो उनको हमने जब प्लेटफॉर्म दिया तो हमारे पास आ गया। सही। अब हमारी पार्टी को थोड़े सारे दिन। सर मजे की बात ये है ना कि ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने नून लीग की हुकूमत को गिराया था, अब यही सारे लोग दोबारा नून लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं आती हूँ दोबारा, ये चीजें चलती हैं। ठीक, आप कह रहे हैं गिराने जोड़ाने वाला ना, ये नाराजगी इनकी ना देखा करें, आज इधर है कल इधर है, ये चलती हैं। सही। दहीम पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइए सर कि जो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का जो नून लीग का और एमक्यूएम का इत्तेहाद बन रहा है, ये बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बन रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये पीटीआई के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर सकता है? पीटीआई को नुकसान पहुंचेगा इससे? बहुत शुक्रिया किरण। बात यह है कि पीटीआई को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आवाम जो है पीटीआई के साथ खड़ी है। इन्होंने पहले भी इत्तेहाद बनाया, उसकी क्या वजह थी कि एक ईमानदार आदमी एक साइड पर और सारी जमातें मिलकर एक साइड पर हो के एक वोट की मंडियां लगा के इमरान खान साहब की आईनी हुकूमत को हटाया गया। और परफॉर्मेंस भी आप देख लेना कि 16 महीनों में क्या परफॉर्मेंस रही, मुल्क को कहाँ पर लेकर चले गए। तो इस तरह के इत्तेहाद बनाते रहें, उसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि लोग इमरान खान को चाहते हैं, लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट देना चाहते हैं। बल्ले का निशान भी इंशाल्लाह होगा, खान साहब भी इंशाल्लाह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जो कि इनका दिल है कि खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ना लें। जिस तरह से इन्होंने उनके ऊपर मुकदमात बनाए हैं, जिस तरह से इन्होंने 16 महीनों में और उसके बाद भी जो इन्होंने सिलसिला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर के साथ किया है, लीडरान के साथ किया है, और स्टिल खवातीन बच्चों कोई बंदा इन्होंने नहीं छोड़ा। और अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। 800 की लिस्ट लाहौर में बनाई गई। अभी भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से, लाहौर से हमें इत्तला मिली है कि मजीद लोग हमारे मुख्तलिफ FIRs के अंदर नॉमिनेट किए गए। तो सिलसिला जितना कर लें, ये जुल्मत की जो रात है ना, वो लंबी नहीं रह सकती। जुल्म वो आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम का पेशा कौल आप खुद जो है वो बयान करती हैं कि कुफ्र का जो है निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो इंशाल्लाह ये जुल्मत की रात खत्म होगी और मुल्क जो है हमारा तरक्की की राह पर गामज़न। जी, आपका कॉन्फिडेंस है ये? आप कह रहे हैं कि
पीटीआई को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है सर, इलेक्शंस में देखते हैं। मोहम्मद हुसैन साहब, ये फरमाइए सर कि अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं इससे ये वाज़ेह तो हो गया है कि ये इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। तो सर कि अब जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें सिंध के हर हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस इत्तेहाद का एक उम्मीदवार होगा। जी जी, बिल्कुल किरण, आप सही फरमा रही हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 सालों से सिंध पर हुकूमत कर रही है और इन 15 सालों में जो कुछ सिंध का, चाहे वो अंदरून सिंध हो या सिंध के शहरी इलाके हों जिनमें बिलखुसूस कराची हो, आप खुद जितने भी एंकर पर्सन हैं वो तमाम लोग खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर उंगली उठाते रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने बड़े पैमाने पर करप्शन की, लूटमार की, शहरों को, देही इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा। हुसैन साहब, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा प्रोग्राम में इस वक्त नहीं है, वरना जरूर आपकी बात का जवाब हम उनसे लेते हैं। सर ये फरमाइए, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के सामने से जो मुतालबात आए हैं उन पर तो अमल उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप लोग हुकूमत बनाएं, जब आप लोग इलेक्शन जीत कर आए, तो बाकी लोगों की तरह एमक्यूएम को भी इस बात का यकीन है क्या कि मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाएगी? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने मेरी बात काट दी। ये जो मैं सूरत-ए-हाल बता रहा था, इसी सूरत-ए-हाल का नतीजा है कि जीडीए हो, फंक्शनल लीग हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो या जेयूआई हो या नून लीग हो या एएनपी हो, ये सारी पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज हैं, अवाम नाराज हैं, अवाम गुस्से में, तशवीश में है। जब तो ये कोशिशें, काविशें हो रही हैं कि सिंध में एक ऐसा इत्तेहाद बने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगली जो मंजिल इक़्तिदार की, अगले 5 साल के लिए वो जो हुकूमत में आना चाहते हैं, उस रास्ते से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोका जाए। हुसैन साहब, मैंने बड़ा सादा सा सवाल किया है सर। वफाक में, मरकज में नून लीग हुकूमत बनाएगी, ये यकीन है एमक्यूएम को? देखें, ये तो जब इलेक्शन होगा उस वक्त ये पता चलेगा, जब कैंपेन चलेगी, जब मियां नवाज शरीफ साहब अपने वोटर्स में निकलेंगे, इलाकों में निकलेंगे, उस वक्त इसका सही अंदाजा होगा कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, हुकूमत बनाने के काबिल है या सर, नहीं अगर है। पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आ जाती है सर, तो क्या फिर नून लीग के साथ आप ऑपोजिशन में बैठेंगे? देखें, वफाक की जो सियासत है, जिस तरीके से अभी आपने देखा पीडीएम की हुकूमत बनी, 30 मार्च को हमारा वफाक में एग्रीमेंट हुआ पीडीएम की हुकूमत के साथ, और यहाँ सिंध में हम अपोजिशन में थे। तो वफाकी सियासत, वफाकी हुकूमत एक अलग चीज है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटीज होंगी कि आप मरकज में पीपल्स पार्टी के साथ बैठ रहे होंगे और सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ यानी ऑपोजिशन में बैठ रहे होंगे? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने यही सवाल किया था ना सर। नून लीग के साथ जो भी हमारा इत्तेहाद बनेगा, उस वक्त जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किसकी मेजोरिटी है। अगर पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आ जाती है, मोहम्मद हुसैन साहब, सादा सा सवाल है, अगर पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आ जाती है तो आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाएंगे या ऑपोजिशन में बैठेंगे नून लीग के साथ? आप वफाकी हुकूमत की बात कर रही हैं तो भाई वफाक की बात कर रही हूँ सर। जी, देखें, मुझे नहीं लगता कि इस मर्तबा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफाकी गवर्नमेंट में या सूबाई हुकूमत में बैठेंगे, क्योंकि ये बड़ा तल्ख तजर्बा हमारा 30 मार्च 2022 को जो एग्रीमेंट हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब के भी सिग्नेचर हैं, उसमें फजलुर रहमान साहब के भी सिग्नेचर हैं, उसमें शहबाज, लेकिन किसी एक नुक्ते पर सिंध हुकूमत ने अमल नहीं किया। तो बड़ा वाज़ेह, बड़ा कैटेगोरिकली आपने बता दिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये लाडले के ताने पर मियाँ साहब बड़े परेशान हैं सर, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इन हालात में मज़ाहमत करना मियाँ साहब के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है और वो बर्दाश्त कर सकेंगे उस परेशानी को? नहीं, मज़ाहमत किसके खिलाफ, यानी किसके खिलाफ मज़ाहमत करेंगे? जाहिर है जिनके लाडले का ताना मिल रहा है इस बयानियों के खिलाफ। अगर आप थोड़ा सा देखें ना, 3.5 साल, मैं तो अभी पिछले दिनों किसी जगह बैठा, मैंने कहा यार, एक आदमी के घर के सामने 3.5 साल, किसी के भी घर के सामने कोई आदमी शोर कर रहा हो और गालम गलोच कर रहा हो और उसको यानी वो हैरस कर रहा हो, तो उसकी क्या कंडीशन होगी? आई थिंक कि इतना जो सीनियर आदमी हो जाता है
उसके लिए मामलात मुश्किल भी हो जाते हैं, लेकिन उतना ही उसको सब्र की ज़रूरत होती है। और अपनी पिछली पूरी लाइफ की इनिंग को देखकर उन्होंने अवाम की पल्स को देखते हुए आगे ये सोचना है कि हमने क्या करना है। ये जो ताने का कल्चर, गालम गलोच और बहुत ज़्यादा अजम्पशन, अज्यूमिंग और अज्यूम करके उसकी बुनियाद पर हुक्म लगा देना, एक तो ये चीज़ है। फिर जो नई जनरेशन है वो जो मौरूसी जो एक टिपिकल पॉलिटिक्स है उससे वो तंग आई हुई है। इस चीज़ को मानना भी सारों के लिए लाजिम है। अच्छा, वो चाहते हैं चेंज हो, अब चेंज वाला काम भी हम भुगत चुके हैं। तो ये जो कंफ्यूजन सारी चल रही है ये है, नफरतें भी हैं। मुझे याद है, मैं यानी जब मैं जवानी से मैं तो इन्हीं को ही देख रहा हूँ जी। जब हम बच्चे से बड़े हो रहे थे और होश आ रहा था तो इन्हीं को ही देख रहे हैं ना, हुक्मरान 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 और हुक्मरान। तो बंदा एक स्टेज पे आके कहता है कब तक। तो ये सारी चीजों का प्रेशर तो जाता है बंदे के ऊपर। नाउ दे हैव टू थिंक व्हाट टू डू, और वो कैसे अपने अंदर जिद्दत लेके आएंगे सारी पार्टी। लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि वो जान छुड़वाना चाह रहे हैं इस ताने से। ये डॉन न्यूज ने रिपोर्ट शाये की है। पंजोता साहब आपके लिए सुना रही हूं मैं। कह रहे हैं नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तरफ से लाडले के इल्जामात से परेशान है और वो इलेक्शन से पहले इस तासुर को जाहिल करना चाहते हैं। सर 2018 इलेक्शन में और इसके बाद भी तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब को जो है वो ये सिलेक्टेड के ताने मिलते रहे, तो क्या खान साहब भी इसी तरह से फिक्रमंद होते थे? क्योंकि मुझे याद है कि सिलेक्टेड के वर्ड पर तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, बहुत नाराज हो गए थे। शुक्रिया किरण। बात ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से तो हमें बड़ा वाज़ह पता है कि कौन सिलेक्टेड था कौन नहीं था, और उन्हें पहले भी पता है कि पहले भी मैं अवाम की ताकत से आया और आज भी अवाम उनके साथ खड़ी है। आज देख लें कि ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे थे PMLN या कोई और जमात, क्यों नहीं कहते थे कि इलेक्शन जो है 90 डेज के अंदर हो। आप ये भी देख लें कि पेशावर या पंजाब हो तो वहाँ पर इलेक्शन जो है क्या 90 डेज में हो गए। आज हम देख रहे हैं कि अगर निगरान वज़ीर आला फौत होते हैं तो फिर वही जो पुराने वज़ीर आला हैं और अपोजिशन लीडर हैं आके वहाँ पर बैठ के एक गैर आईनी जो है मजीद जो है वो एक क्या कहते हैं समात मुलतवी कर रहे हैं। तो बात मैं आगे इस पर बात करूंगी आपसे, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या खान साहब इसी तरह से परेशान होते थे जब उनको सिलेक्टेड कहा जाता था? बिलावल साहब की तरफ से टर्म लाई गई थी पार्लियामेंट में। आप अगर सिर्फ ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप किसी के ऊपर ऐसी बात करेंगे, आपने ये देखना है कि लोगों का उसके ऊपर क्या रिएक्शन है। लोगों को पता है कि 3 दफा कौन पहले लाडला बना और हमेशा डील करके आया। आपने देखा कि अगर इन्होंने यहाँ पर जेल काटी होती, जो कि फिर ये लीडर भी चले बन जाते और कहते लोग कि यार उसने वाकई जेल काटी है और अपने केसेस जो हैं वो लीगली तौर पर खत्म करवाए हैं, तो वो लोगों में एक पजीराई भी होती। लेकिन ये तो भाग गए। जब भागे और भाग के जब वापस आए हैं तो डील से आए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब रास्ते में अटल थे, PTI को क्रैश करना था, वो साइड पर होते। इन्हें पता था कि सबसे मकबूल जमात जो है वो PTI है और इमरान खान का मुकाबला हम नहीं कर सकते मैदान में। आपने उसकी 2 साल हमजा जेल में रहे, सारी क़यादत इनकी जेल में रही है। लेकिन मैं जो सवाल पूछ रही थी आपसे कि खान साहब इन चीज़ों पर परेशान होते थे ये या नहीं होते थे, उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। हुसैन साहब, ये आप लोगों को मियां साहब की तरह की कोई परेशानी है? लाडले का ताना उनको दिया जा रहा है, वो इस पर परेशान है। MQM की क्या राय है इस पर? हेलो हुसैन साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मैं डिस्कस कर रही हूँ सर अभी प्रोग्राम में। ये मियां साहब लाडले का ताना मिलने की वजह से बड़ी परेशान है। ये डॉन ने अपनी रिपोर्ट शाये की है इस पर। सर MQM क्या सोच रही है, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? देखें, MQM की अपनी एक महदूद पॉलिटिक्स है जिसका पावर हाउस है कराची, हैदराबाद, मीर ख्वाज, नवाबशहर, सखर। हमारी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो यहाँ की जो हमारा वोटर है। मियां साहब लाडले लग रहे हैं या नहीं सर? आप कह भी सकती हैं, नहीं भी कह सकती हैं। फिलहाल मैं तो आपका पूछ रही हूँ। जिस किस्म का उनके साथ ट्रीटमेंट है, जिस अंदाज का उनके साथ सलूक हुआ है, रवैया रखा गया है, तो उससे तो लग रहा है कि इस वक्त वो पाकिस्तान में आप लाडला भी कह सकते हैं आप उन्हें, क्योंकि ये जो इनके साथ जो रवैया है ये किसी और के साथ नहीं है। तो VIP जो इनको प्रोटोकॉल मिला, जिस तरह से ये इंग्लैंड से आने के बाद ये जो जेस्चर हुआ है, इसने ही ये सूरत हाल पैदा की है जो लोगों की ज़बान पर ये चीज़ें आ रही है।
सही। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद हैं तो फराह गोगी साहिबा के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले कुछ दिनों पहले, अभी 2-3 दिन पहले जो मुबैना करप्शन है उसके डॉक्यूमेंट सामने आए, फिर अब एक खुफिया पासपोर्ट भी सामने आ रहा है। इस पर ज़रा तफसीली तौर पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। फराह गोगी साहिबा के हवाले से बात करते हैं। खुर्रम साहब, आज खबरें आई हैं जिनमें एक पासपोर्ट का इंकशाफ हुआ है। 2020 में मुबैना तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया ने मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए फराह गोगी को एक गैर मारूफ मुल्क का खुफिया पासपोर्ट बनवा कर दिया और दुबई के बाद उन्होंने तमाम गैर मुल्की सफ़र इसी पासपोर्ट पर किया है। सर, इस तरह की इत्तलात आई। देखिए, एक मुल्क है ऑस्ट्रेलिया के साथ, मुझे इस चीज़ का बहुत अरसे पहले से पता है, लेकिन मीडिया पे अब आ रही है ये चीज़। ये पासपोर्ट जो बना, ये जैसे पता चला कि गवर्नमेंट जा रही है, आइडिया हो जाता है। तो जब मालूम होता है कि चीज़ें होने लगी हैं तो इसने डिसाइड किया गया कि इस खातून को यहाँ से भेज दिया जाएगा। 6 दिन कबल जब गवर्नमेंट जा रही है, उससे 6 दिन पहले पासपोर्ट आता है। वीनाताओ या विनातो या आई डोंट नो उसका क्या प्रोनाउंसिएशन है प्रॉपर, ऑस्ट्रेलिया के साथ का मुल्क है, उसका पासपोर्ट हैंड ओवर होता है एंड द लेडी फ्लाइज फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई। और जिसके बारे में कहा जा रहा है सर, बिजनेस टाइकून गालिबन मलिक रियाज का बेटे का। तो ये सर, ये क्या काम करते रहे और पार्टी को मालूम ही नहीं मालूम था। हर किसी को पता था। अच्छा, हर किसी को पता था ये सारा जो चल रहा था। आप भी उस वक्त हिस्सा थे, आपको मुझे पता था, मुझे 100% पता था। जिस दिन एंट्री हुई है उसकी बनिंगाला में, और उसके बाद वो फ्रॉम लेफ्ट, पहले तो ये था ना कि ये बुरा आदमी है, ठीक है, और उसके बाद ब्लू आइड जब बना है उसका भी पता था, जब जादे का। फिर ये पासपोर्ट बनता है, ये खातून पासपोर्ट लेके चली जाती है। पासपोर्ट दूसरा बनता क्यों है हमारी, क्योंकि कौम को ये चीज़ें हर इस तरह के आइडियाज़ नहीं है। पासपोर्ट इसलिए बनता है दूसरा कि आपका जो पासपोर्ट है, आप में जहाँ पे भी दुनिया में जाएंगे तो हम ट्रैक हो जाएंगे ट्रैकिंग आईडी से कि इस वक्त दुबई से अमेरिका गया, दुबई से इधर गया, इधर गया। तो वो जितने भी ट्रिप हैं उनका पता चल जाएगा मेरे पासपोर्ट पे कि ये फलान जगह गया, फलान जगह गया, फलान जगह गया। जब आपके पास या मेरे पास या किसी के पास दूसरा पासपोर्ट आ जाता है तो उस पासपोर्ट पे फिर आप दुनिया में जहां कहीं जा रहे हैं, आपके मुल्क को तो मालूम नहीं है। ये पासपोर्ट बना और वो पासपोर्ट की कॉपी भी आ गई है। वो ये कोई चीज हवाई नहीं है, और ये 100% ऑथेंटिक है। वो पासपोर्ट बनाया गया, पता नहीं कितने लाख डॉलर दे के वो पासपोर्ट बना, और ये सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। वापस वो पासपोर्ट आ गया। नाउ ऑन प्राइवेट जेट The woman is flying from one place to another, इधर से पैसे उधर, उधर से पैसे इधर। क्यों? 6 दिन पहले निकाला क्यों गया? मैं पार्टी ज्वाइन क्यों करता हूं कि ये करप्शन नहीं होगी जी। मैं उन मौरूसी सियासत से तंग आकर एक पार्टी के अंदर आता हूं कि हम पाकिस्तान को अपग्रेड करेंगे, हम पाकिस्तान को इसके अंदर इस्लाहात करेंगे, हम करप्शन का खात्मा करेंगे, और हम ये तमाम एक्टिविटीज नहीं। लेकिन जो बयानिया था उससे मुख्तलिफ चीजें हो रही थी। पंजोता साहब, ये खुर्रम रोकड़ी साहब उस वक्त पीटीआई का हिस्सा थे और कह रहे हैं कि पीटीआई के लोगों को मालूम था इस पासपोर्ट के बारे में, इस तरह के ट्रैवल के बारे में, जिस बंदे की बात थ्रू हो रहा है कि वो है, उसके साथ सारी चीज। जिस वक्त उसने शाम को बनिगाला वाले घर में जाके 2-2 घंटे शाम को बैठना शुरू किया, ये जितने दाएं बाएं फिर रहे हैं 10, 12, 15, इन सारों को पता है जी। पंजोता साहब देखें, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि बैठ के घर में या किसी जगह के ऊपर आप अगर किसी के खिलाफ हैं तो इल्ज़ाम लगा देना, तोहमत लगा देना बड़ी सरासर ज्यादती है। आप ये देख लें कि अगर कोई किसी का दोस्त हो सकता है तो उसका मतलब ये है कि वो कोई, अगर उसने किसी जगह के ऊपर करप्शन की है या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है जो कभी साबित भी नहीं हुआ, तो आप उसको जोड़ देंगे कि वो बीबी साहबा हों या खान साहब ने उसका फ़ायदा लिया। आप हिस्ट्री देख लें कि क्या इमरान खान जो है वो उस दुनिया में मशहूर, या दुनिया में उसको किसी चीज़ की कमी थी? क्या वो पैसों के लिए सियासत में आया? क्या आज तक उसने करप्शन की? क्या उसने आज तक अपना कोई एसेट साहब निकाल लेना कि साबित तो अभी तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर भी कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन खान साहब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर उनको चोर चोर कहा करते थे सर। गुजारा ये है, वो सबको पता है, साबित तो उन पर भी नहीं हुआ ना आज तक। तो FIA के जो डायरेक्टर थे वो कैसे उनको हार्ट अटैक हुआ, वो सबको पता है कि एमफील्ड अपार्टमेंट्स की अभी तक रसीदें नहीं दी गई, और इनके एसेट जो सियासत में आए थे इनके क्या थे और आज इनके क्या हैं। दूसरे नंबर पर बात यह है कि ये जो सिलसिला है ना, ये आज फराह गोगी के भी इसी तरह की सबूत हैं कि इससे पहले 3.5 साल पहले उनके पास क्या एसेट्स थे और फिर उसके बाद उनके एसेट्स कहां से कहां पहुंच गए और फिर वो पासपोर्ट की कॉपी भी आ गई।
देखें ये जो बात की है ना फर्श शहजादी के हवाले, ये बेसिकली अलीम खान साहब ने की। आप अलीम खान की हिस्ट्री जरा निकाल लेना कि अगर उन्होंने फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर कब्जा किया है या चैनल जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है या सियासत में वो इन्वॉल्व है, वो सिर्फ इसलिए हैं कि जो उनकी प्रॉपर्टियां जो उन्होंने गैर कानूनी कब्जे और सारी वो माफिया बना हुआ है उस चीज के लिए। तो जब इस चीज के ऊपर खान साहब ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो इससे क्या आप इस पासपोर्ट के ऊपर और ये जो 4550 का कुछ हिस्सा है फराह गोगी साहिबा का, इस पर पर्दा डाल देंगे? अगर इस पर पर्दा डल जाएगा तो मैं आपको इजाजत देती हूँ, आप मुकम्मल तौर पर ये बात करते रहें। और ये सारे कब्जे और ये सारी चीजें उस वक्त उन्होंने उसी वक्त ही किया हुआ जब वो इमरान खान साहब के साथ थे। मेरी गुजारिश सुन लें, मैं ये सिर्फ इसका जवाब ये देना चाहूंगा फर्श शहजादी के हवाले से, मैं कोई पर्दा नहीं डाल रहा। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के बारे में कोई उन्हीं के पैसों से इमरान खान साहब जलसा करें, सबसे बड़ा जलसा करें, और उस वक्त वो नेक थे, उस वक्त वो सबसे बेहतरीन इंसान थे। जब वो घर की मुरम्मत करवाएं, घर का काम करवाएं, वो नेक थे, बेहतरीन थे। वो शौकत खानम के डोनर हों, वो नेक थे, बेहतरीन थे। लेकिन जैसे ही इमरान खान के खिलाफ होते हैं तो फिर वो कब्जा माफिया हो जाते हैं। फिर वो चैनल किस लिए बनाते हैं वो भी आप लोग हमें बताते हैं। सर देखिए, अगर कोई अभी भी डोनर जो है वो करप्ट आदमी है या करप्शन करता है और वो किसी जो है वो शौकत खानम को डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बिल्कुल दूध का धुला हुआ होगा। वो उसकी अपनी मर्जी है, उसको किसी ने मजबूर नहीं किया कि वो डोनेट करे या ना करे, पहली बात। दूसरे नंबर पर बात यह है कि ये जो करप्शन वाला नहीं सर, अगर वो इतने दूध के धुले नहीं थे तो इमरान खान साहब ने उनको टिकट क्यों दिया, पार्टी में क्यों रखा सर? और ये सब कुछ तब क्यों याद आया जब उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया? पंजोता साहब देखें, बात ये है पार्टी के अंदर है, जो ही उनको इन मामलात का पता चला तो उन्होंने दूर कर दिया। अब बात यह है कि आकर उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना सिर्फ और सिर्फ मकसद अपने पंजोता साहब फैक्ट्स तो दुरुस्त बताएं। अलीम खान को नहीं निकाला था, अलीम खान ने छोड़ा था इमरान खान को। फैक्ट्स तो कम से कम दुरुस्त बताएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है। देखें बात ये है कि उसके बाद इमरान खान साहब ने वफ्द भेजा था लाहौर में, सारी दुनिया ने रिपोर्ट किया था। उसके बाद आपके वफ्द की जानिब से, इमरान खान की जानिब से वफ्द भेजा गया था। फिर उनको कहा गया कि हम मना लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने बताया था कि नहीं है वो पीटीआई के साथ। सर फैक्ट्स तो दुरुस्त बताएं। क्यों होना था? क्योंकि अगर उन्हें वजीर आला बना देते और वो अपनी सोसाइटी और मामलात करते रहते तो वो पीटीआई का हिस्सा थे। उन्हें वजीर आला को उस्मान बुज़दार के ऊपर क्यों हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका नाम लेते हैं? उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें उस टाइम से तकलीफ है कि मुझे वजीर आला क्यों नहीं बनाया गया। मुझे बनाते तो फिर मैं सुबह बेहतरीन तरीके से चला देता। बात यह है कि पंजोता साहब सुनने वाले जितने भी लोग देख रहे हैं ना, जो देख रहे हैं उनको भी फैक्ट्स के बारे में मालूम है और आपको भी मालूम है गालिबन। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आप क्यों रोके साहब प्लीज कमेंट दें। इनको मालूम है, ना इनको पार्टी की सारी सिस्टम का मालूम है, ना इनको पता है कि अलीम खान कैसे आया, क्या आया। जवाब भी ले रहे हैं उनकी पार्टी से, 15 सदर के बारे में बताने दें। यानी ये जितनी बातें कर रहे हैं ये चीजें हैं नहीं ऐसे। बिकॉज एक चीज का इनको कहें कि अपनी पार्टी के जो मेन लोग हैं ना, उनके साथ बात करने से पहले पूछ लिया करें कि कौन कब तक था, कौन कैसे गया, कौन खुद छोड़ के गया, या कौन क्या चीज थी। 15 अरब रुपए के उसके असासे हैं उस खातून के पाकिस्तान के अंदर। 3.5 साल पहले उसकी पोजीशन क्या है, कहां से उठ के कहां बातें हैं, ये पासपोर्ट डबल क्यों बना है, उसके बाद जितने सैकड़ों दौरे हैं और जो खुफिया अकाउंट्स इस पासपोर्ट पे बनाए गए, क्यों बनाए गए, $1,30,000 किसने पे किए, पासपोर्ट बनीगाला में घर में 6 दिन पहले क्यों डिलीवर हुआ, एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड है। आज ये आप हमें बच्चा समझ, सर जी हाँ, 6 दिन पहले डिलीवर होता है और उसके 28 मार्च को डिलीवर होता है। 6 डेज पहले हुकूमत गिरने से वहां से जहाज एक स्पेशल लेता है और वो जहाज लेके दुबई चला जाता है, और उसके बाद सारी फिर पूरी दुनिया के अंदर फ्लाइट्स हैं और सारी चीजें। क्यों मैं किसी को ज्वाइन क्यों करता हूं? गालिबन सर मुझे याद आ रहा है उसी 1-2 दिन के दौरान में खान साहब ने रात के वक्त जो अपनी मीडिया टॉक की थी, खिताब किया था, उसमें कहा था कि अब ये फराह गोगी के किरदार पे कीचड़ उछालेंगे। 100% एंड ही डिफेंडेड। क्यों कर रहे हो डिफेंड भाई उसको? तुम्हारे साथ हम क्या इसलिए मिले थे? अब फराह गोगी का किरदार डिफेंड होगा, फिर टीके का किरदार भी डिफेंड होगा, ताहिर खुर्शीद का भी, फिर डिप्टी कमिश्नर्स के ठेके बिकना और जो तमाम पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार के भी काम डिफेंड होंगे। कहां पार्टी किन नजरियात के ऊपर बनाई गई, किस मकसद के लिए बनाई गई, किस खड्डे में फेंक दी गई, और आज हम उसका दिफा देख रहे हैं। हमारे भाई जिस पर क्या कहा। ठीक, आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे इजाजत दीजिए पंजोता साहब, मुझे इजाजत दीजिए ना, मैं जरा मोहम्मद हुसैन साहब का भी कमेंट शामिल करूं। हुसैन साहब क्या कहते हैं आप सर इस सारे मामले पर?
देखिए, ये फरा गोगी साहिबा का मसला हो या कोई और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला कोई और फर्द हो, अब इनके 15 अरब रुपए की दास्तान आ रही है, इनका ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट का मामला आ रहा है, उसके अलावा भी जितनी इनकी गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस थी वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनके दौरे हुकूमत में फरा गोगी साहिबा हों या बुशरा बीबी हों या मानिका साहब, जितने भी लोग हैं, FIA क्या करती रही, आपकी नेब क्या करती रही, आपकी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी शख्स कोई करप्शन करे, लूट मार करे, कोई जालसाजी करे, मुल्क से बाहर पैसे भेजे, ये इनकी जिम्मेदारी है हर शख्स पर नजर रखना। ये इदारे खामोशी से बैठे रहे, इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, चाहे किसी का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस भी रहा हो। अब ये सारी बातें अब बाद में करना, ये अब चैनल के ऊपर मैं बात करूं। आपने बड़े बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। मोहम्मद हुसैन साहब, खुर्रम रोकड़ी साहब, नईम पंजोता साहब, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो फलस्तीन के मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर, कई दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी हम एक नहीं हो सके। नील के साहिल से लेकर काशगर की गलियों तक करोड़ों मुसलमान तो बसते हैं, लेकिन शायद उनके दिल ईमान से खाली हैं। उनके कान अहले फ़लस्तीन की चीखें सुन नहीं सकते। इनकी आंखें कमसिन बच्चों की लाशें देखने से कासर हैं। इनको अस्पताल पर गिरते बम नज़र नहीं आते। ये इसराइली तैयारों से बरसते बारूद की बू नहीं सूंघ सकते। गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के फ़ैसले करने वाले एक जगह जमा तो हुए, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं कर सके। 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान एक मेज़ पर तो बैठे, लेकिन एक कुव्वत बनकर उठ नहीं सके। दुनिया को यकजहती का पैगाम देने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग इजलास को यकजा तो कर दिया गया, लेकिन ये खुद यकजा नहीं हो सके। बल्कि जिन ममालिक ने कोई ऐसी तजवीज़ भी पेश की, उसको भी मुस्तरद कर दिया कि कहीं गलती से यकजहती का कोई पैगाम न चला जाए। ईरान ने गज़ा के मासूम बच्चों और ख़वातीन की कातिल इसराइली फ़ौज को दहशतगर्द करार देने की तजवीज़ पेश की, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। शाम ने कहा कि मुसलमान ममालिक इसराइल का सिफारती बॉयकॉट करें, ताल्लुकात को मुनक़ता करें। इस पर भी साफ इनकार हो गया। लबनान और अलजायर ने कहा कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो इसराइल को तेल बेचना ही बंद कर दो। BBC के मुताबिक इस तजवीज़ के सामने मुत्तहदा अरब इमारात और बहरीन डटकर खड़े हो गए। इस इजलास में अगर कोई चीज़ सामने आई तो वो सिर्फ ये कि इसराइल जंग रोके, फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाए। साथ ही अक़वाम मुत्तहदा से भी ये मुतालबा किया गया कि सलामती काउंसिल में इसराइल की जारहियत के ख़ात्मे के लिए करारदाद मंजूर की जाए। मुमकिन है कि मुस्लिम ममालिक के मुतालबे पर यह करारदाद पेश भी कर दी जाए, लेकिन इसका हाल वही होगा जैसे ईरान, शाम, लबनान और अलजायर की तजावीज़ के साथ हालिया इजलास में हुआ है। इसराइल का पुश्तपना और गैर इस्लामी मुल्क अमरीका इसको वेटो कर देगा। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल के हामी गैर मुस्लिम ममालिक ने हमास की मजम्मत नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की मरम्मत वाली पॉलिसी अपनाई है। अमरीकी सदर बाइडन सारे काम छोड़ छाड़ फ़ौरन इसराइल पहुँचे हैं। तैयारा बरदार बहरी बेड़े मदद को भिजवाए हैं, जो जदीद असलहे और गाइडेड मिसाइल से लैस हैं। बाइडन के दौरे के अगले रोज़ ही बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक भी इसराइल पहुँचे और नेतन्याहू से मुलाकात करके यकजहती का पैगाम दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म इससे पहले ही रॉयल नेवी के जहाज़ बहिरा रोम भिजवाने का ऐलान कर चुके थे। इस वक्त नाज़रीन, जो ममालिक इसराइल को असलहा फराहम करते हैं उनमें बरतानिया सर फहरिस्त है। फ्रांस के सदर मैक्रोन भी इसराइल पहुंचने और नेतन्याहू से यकजहती का इजहार कर चुके हैं। ये सिर्फ 3 नाम नहीं है, ऐसा करने वालों की फहरिस्त बड़ी तवील है जो सिर्फ चंद 100 इसराइली फ़ौजियों के कत्ल पर सारे काम छोड़कर इसराइल पहुंच गए हैं। लेकिन मुस्लिम ममालिक तो इस्लामी मुल्क मिस्र की सरहद को नामुकम्मल तौर पर न खुलवा सके हैं कि वहाँ से मुश्किल में घिरे फ़लस्तीनियों की मदद की जा सके, उनको खाना और साफ़ पानी ही पहुँचाया जा सके। 37 रोज़ से जारी जंग में अब तक 11,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें हज़ारों बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइल ने अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज हमले के नतीजे में अलशिफा अस्पताल का कार्डियक वार्ड तबाह हो गया है।
WHO के मुताबिक उनका वहाँ की मेडिकल टीम से राबता मुनक़ता हो चुका है। अल-कुद्स अस्पताल भी ऑपरेशनल नहीं रहा। फ़लस्तीनी हुक्काम कह रहे हैं कि उनके पास फ्यूल ख़त्म हो रहा है, अगर फ्यूल नहीं मिला तो जुमेरात से कम्युनिकेशन सर्विसेज बंद हो जाएंगी, राबते टूट रहे हैं, फ़लस्तीनी मर रहे हैं, जो ज़ख्मी हैं उन्हें इलाज की सहूलियात नहीं मिल रही हैं और उम्मत मजम्मत करके ज़िम्मेदारियों से बर्ज़िम्मा हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे अशरफी साहब मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये फरमाइए, कल 57 इस्लामी ममालिक इकट्ठे हुए, हुक्मरानों ने बड़ी बड़ी तकरीरें की, तजावीज़ भी आई सामने, इसराइल की मजम्मत भी की गई, फ़लस्तीन की हिमायत की, लेकिन कोई भी अमली कदम उठाया नहीं गया। इनफैक्ट जो सामने तजावीज़ आई उसे भी मुस्तरद कर दिया गया। कैसे रोका जाए इसराइल को, जो एक तजवीज़ सामने आई है, क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो एक तासुर फैलाया जा रहा है कि कल जो कॉन्फ्रेंस रियाज़ में हुई उसमें मुसलमान ममालिक में कोई इख्तलाफ पैदा हुआ, ये कतई तौर पर बेबुनियाद और गलत है। रियाज़ में होने वाली कॉन्फ्रेंस में जिन चीज़ों के ऊपर जो करारदादें या जो चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ, उनमें सबसे पहली बात यह है कि जंग को रुकवाया जाए, जंग को रोका जाए। दूसरा है कि फ़लस्तीनियों की मदद की जाए। तीसरी बात यह है कि एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ बढ़ा जाए और इसराइल को जो ममालिक असला दे रहे हैं वो उसे असला देना जो है वो बंद करे। उसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई गई है जो सऊदी अरब की सरबराही में, जिसमें तुर्की शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, जिसमें इंडोनेशिया शामिल है, जिसमें नाइजीरिया शामिल है, और जो इस्लामी मुल्कों में से उसमें शामिल होना चाहे उसको खुला रखा गया है। एक और काम भी किया गया है कि जो कुछ इसराइल इस वक्त कर रहा है ये नस्ल कुशी है, ये कत्ले आम है, ये फ़लस्तीनियों की नस्लों को मिटाने का मंसूबा है। इसके ऊपर आलमी अदालत जो है उससे भी रुजू किया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन की तरफ भी जाया जाएगा और उसके लिए ये तमाम काम रियाज़ में किया जाएगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि एक तो हम मुश्किल में हैं, हमारे बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, हमारी बेटियाँ बेआबरू हो रही हैं, नौजवानों का कत्लेआम हो रहा है, और दूसरी तरफ उम्मत को तकसीम करने के लिए हम अपनी छोटी छोटी जो अक्ल है उसको इस्तेमाल किए बगैर ही ऐसी बातें करते हैं कि जिससे और दिल टूट जाए। अशरफी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। ये बताइए, क्या इसराइल के जो जंगी जराइम है इस पर आलमी अदालत जाने का फैसला हो गया है कल की कॉन्फ्रेंस में, और कौन जाएगा ये मामला लेकर, कौन पुट करेगा इसे? बिल्कुल, ये कल ऐलान किया है सऊदी अरब के वजीर खारजा ने कि हम इस पर सारी मालूमात को जमा करेंगे और हम आलमी अदालत में जाएंगे। हमारे वजीर आज़म साहब ने इस पर कमीशन अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बनाने का मुतालबा किया है और इस पर काम शुरू हो गया है। कल के जो सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कल की कॉन्फ्रेंस में हमारे दिल जिस बात से इस गम में और इस हुज़न में, इस कैफियत में भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो ये है कि 15 साल के बाद ईरानी सदर जो हैं वो रियाज़ पहुंचते हैं। एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वलीअहद हैं उनके ईरानी सदर खड़े हैं, दूसरी तरफ तुर्की के सदर खड़े हैं, उनके साथ जो है उर्दन के सदर खड़े हैं, फ़लस्तीन के, पूरी उम्मत का मौक़िफ़ इस वक्त एक है। ये जो सिर्फ बग़ैर सोचे समझे हम ये चाहते हैं, इस वक्त आपको मैं अगर बड़े तनाजुर में इसको आप देखें तो ये बात कहनी बड़ी आसान है कि इसराइल तनहा है। इसराइल तनहा नहीं है, पूरा कुफर इसराइल के साथ खड़ा है। इस्लामी ममालिक में से भी 33 से 35 मुल्क हैं जिनके इसराइल से ताल्लुकात हैं, उनमें से 3 ने अपने सफ़ीर वापस बुलाए हैं, बाकियों में से किसी ने सफ़ीर भी वापस नहीं बुलाया है। उसके इन तमाम तर हालात में सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, मिस्र, तुर्की, ईरान जो कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं, इस्लामी दुनिया करेगी। मायूसी उस अंदाज की नहीं है,
पहली मर्तबा उम्मत मुत्तफिक होके इस मसले पे खड़ी हुई है, वगरना आधे मुल्क तकसीम होते थे। अब सबका एक मौकफ है कि ये फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, ये नहीं होगी, गज़ा फलस्तीनी खाली नहीं करेंगे। ये कौन सा कानून है कि घर भी मेरा, जमीन भी मेरी, मुकद्दसात भी मेरे, और आप कहते हैं मुझे मेरी जमीन से सहरा में निकाल दें? ये नहीं होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व साहब, तआला ये फरमाइए सर, ये जो कल हुआ, जो कल तजावीज़ सामने आई, अलजायर ने तजवीज़ दी इसराइल को तेल की फ़रोख्त रोक दी जाए, इसके अलावा ईरान शाम की तरफ से भी तजावीज़ आई और वो तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई। सर, इसके पीछे मुमकिन वजूहात क्या हैं? कोई देखिए, 57 इस्लामी मुल्क बैठे हैं, हर मुल्क की एक अपनी राय होगी, इत्तेफाक जिस पर होगा वही एलामिया में आएगा ना। बहुत सी तजावीज़ आई, ईरान के सदर ने भी तजावीज़ दी, तुर्की के सदर ने भी दी, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी दी। एक इत्तिफाक राय जो हुआ, हम जज्बाती जो चीज़ है एक उसको ज़रूर पकड़ते हैं। हम इसको क्यों नहीं ले रहे कि जो कहा गया कि असला देना बंद करें, जो दुनिया असला दे रही है, सप्लाई कर रही है, इसको ये हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा? हमें यह क्यों नहीं नजर आ रहा कि इस नस्ल कुशी के खिलाफ आलमी फोरम, आर्मी अदालत और अक़वाम मुत्तहिदा में जाने का फैसला, हमें यह क्यों नहीं नजर आ रहा कि इस वक्त जो कमेटी बनी है और उसके नतीजे में जो असलहा दे रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि बंद करें, लेकिन जो कहने के बावजूद भी बंद नहीं कर रहे, उनके साथ क्या किया जाएगा, इस पर कोई फैसला हुआ? अभी तो 24 घंटे हुए हैं इस ऐलान को किए हुए, और इसके ऊपर भी कोई हिकमत अमली मौजूद होगी। मैं आपको पहले दिन से शुरू करता हूं, 7 अक्टूबर से लेकर आज तक मुझे आप बताइए कि क्या आपको ये जो बड़े इस्लामी 3-4 ममालिक हैं, ये कहीं खामोश नजर आए हैं? सऊदी अरब में जो अमरीकी वजीर खारजा के साथ गुफ्तगू हुई, वो खुद उनके अखबारों ने शाया की है। क्या इससे पहले कभी हमने ऐसी गुफ्तगू देखी? तुर्की का वजीर खारजा देखे, सऊदी अरब का वजीर खारजा देखे, ईरान का वजीर खारजा देखे, कतर के अमीर को देखे कि वो एक दिन में 4 मुल्कों के अंदर गए हैं। मैं समझता हूं कि जो कोशिशें हो रही हैं, साहब प्रॉब्लम यही तो है, इसी बात पर तो अफसोस है। इस्लामी ममालिक की तरफ से हम उनके बयान हैं, उनके स्टेटमेंट देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, फ्रांस की तरफ से एक्शंस देख रहे हैं। हमारी तरफ से क्या है? देखें, कोई बयानात नहीं है, कोशिशें हो रही हैं। जंग का कहना बहुत आसान है। आपने इसी मैदान में 2 जंगे मुस्लिम दुनिया लड़ चुकी है इजराइल के साथ। ये बात याद रखिए कि ये एक फितना, जो शेख सुदेश ने कहा कि ये एक फितना यहां से शुरू किया गया है। इस फितने का मकसद क्या है? इस फितने का मकसद जो इस्राइल चाहता है, जो इस्लाम दुश्मन चाहते हैं, वो ये है कि जो इस्लामी ममालिक बच गए, जहां पर जंगो जदल आपस में नहीं हुआ, अब वहां की अवाम और वहां की हुकूमतों को लड़ाया जाए। ये इसका बुनियादी मकसद है। और आप देख रहे हैं कि एक हीटअप हो रहा है माहौल। बहुत सारी चीजें हैं जो इस्लामी दुनिया के हुक्मरान या इस्लामी ताउन। अच्छा, अलामा साहब जरा इस पे फरमाइए, बेहतर नहीं होता क्या, ये बेहतर नहीं होता कि कल के इजलास में हमास की क़यादत को भी मदऊ किया जाता, क्योंकि गजा का कंट्रोल उनके पास है और वो इस जंग के फरीक भी हैं? सर देखिए, गुजारिश ये है कि जो एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो OIC की मेंबर है, वहां महमूद अब्बास साहब मौजूद थे। ये बहुत सारी आलम इस्लाम में तंजीमें हैं जिहादी, बहुत सारी आलम इस्लाम में तहरीकें हैं सियासी। OIC नाम है मेंबर उस ममालिक के सरबराहों का। OIC नाम है जो 57 इस्लामी ममालिक हैं, उनके सरबराही इजलास का मतलब उनके सरबराह का वहां होना है। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो कुछ कल हमास ने कहा, 3 मुतालबे उनके आए थे, अगर आप देखें तो वो तीनों मुतालबे इस जो मुश्तरका एलामिया आया है, जो बयान जारी हुआ है, उसमें मौजूद हैं। लिहाजा ये एक अलग बहस है कि वहाँ हमास को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमास ने कल 3 बातें की, वो तीनों बातें जो हैं वो इस मुश्तरका एलामिया में आई हैं। और अगर
इस तरह से कोई सूरत हाल बन जाए कि जो तहरीकें या तंजीमें आलम इस्लाम के मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, फिर उनको भी OIC में आप बुलाए, फिर एक ये नई बहस शुरू होगी। इस वक्त हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तिफाक की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है, मायूसियों से निकलने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां निशाने पर हैं। इस वक्त ये छोटी आपस की जो रंजिशें हैं, इन्हें एक साइड पे रखने की ज़रूरत है। अगर इसी के लिए अल्लामा साहब, पूरी मुस्लिम उम्मा जो है ना, वो इस वक्त मुस्लिम हुक्मरानों की तरफ देख रही है कि ये बयानात तो आ रहे हैं, लेकिन एक्शन कब होगा? सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर ईरान के सदर रियाज जा सकते हैं, सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान उनका इस्तकबाल जाके दरवाजे पर कर सकते हैं, तुर्की, कतर, ईरान, फलस्तीन सारे एक सफ में खड़े होते हैं, हमें भी इत्तेहाद और वहदत की बात करनी चाहिए। हमें भी इस वक्त आगे बढ़ना है और फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म और सितम है उसके खात्मे की बात करनी है। अगर कुफर एक मिल्लत बन चुका है तो हमें मुस्लिम उम्मा को भी एक उम्मत बनते हुए आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए। ये जो छोटी छोटी हमारी लड़ाइयाँ हैं, अल्लामा साहब जो पूरी उम्मा है ना, वो मुस्लिम हुक्मरानों के बयानात तो जरूर सुन रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए। हो चुके हैं, जिस तकलीफ की, जिस दर्द की आप बात कर रहे हैं, हम भी फ़लस्तीनियों के उसी दर्द और उसी तकलीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यही है कि बयानात से बात आगे नहीं बढ़ रही है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।